गुड मॉर्निंग मैम। Morning. YouTube. हाँ, कहेंगे मैं सुबह से उठ कितने बजे जाते हो? मैम 7 साढ़े 7 बजे तक तो उठ सकते हैं। और क्या स्कूल जाते हो तो भी उठना पड़ता होगा इतने बजे? यस मैम, फिर तो 5:30 ही उठना पड़ता है। 5:30? मैम 7 बजे तो स्कूल की बस आ जाती है हमारे। दो तीन मिनट और वेट कर लेते हैं। इतने लोगों के डाउट बता दो, डाउट ले लेते हैं। फिर मैं 2025 के और 24 में 25 और 23 के DYQ से मैम मैंने आपको कुछ भेजा था, आपने देखा ही नहीं। मैम गुड मॉर्निंग। हाँ, भेजो अपने अपने डाउट्स। पहले डाउट क्लियर कर लो साथ में, फिर उसके बाद 2025 और 24 के क्वेश्चन में पूछेंगे। भेज दी डाउट्स? भेज रहे हैं मैम। ओहो, अच्छा मनदीप आपने ये भेजा था? ये यहाँ पे टीचर्स रेडी है। मेरे से स्किप हो गया, एक बार पढ़ लो। एक काम करो, इतने 2025 के PY को ओपन करके स्टार्टिंग की कुछ क्वेश्चंस करो, ठीक है?
हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है आ गए, मतलब लगभग 20 बच्चे हो गए, डाउट्स ले लेना अगर free हो। फिर इसमें काफी बच्चों ने भेज दिया। वो सबसे पहले उन्होंने 2025 का किया है, 2025 तो क्या मैं पूरा पेपर ही सॉल्व कराती थी। ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पर बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, फर्स्ट रीजन में ये P1 है और ये सेकंड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, ठीक है। ये इंटरफेस दिया हुआ है, मतलब बाउंड्री दी हुई है, ठीक है, इंटरफेस है ये, मतलब दो फील्ड को सेपरेट कर रही है। ये रीजन 1 और ये अपना रीजन सेकंड, ठीक है। अब देखो ये पार्टिकल कहाँ पे है भाई, इसमें कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू बी नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन का है इसका ऊपर, अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दिस एंड दिस बोथ नॉर्मल टू द प्लेन और द पेपर exists show the a charge particle of mass in this at, देखो चार्ज पार्टिकल at the interface at an instance move into the region 2 with velocity v and return to the interface। देखो सबसे पहले पार्टिकल किस रीजन में जाएगा भाई, इन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है, मैं क्वेश्चन को ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स क्लाउड में भेजेगा। ये रीजन, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल है ना वो इंस्टेंट पे इस इंटरफेस पे बैठा हुआ है, जिसका चार्ज कितना है, मास m है, इसका चार्ज q है एंड वेलोसिटी v है, ठीक है। ये इंटरफेस पे आता है, अब कह रहा है कि किस में जाता है, सबसे पहले जाएगा रीजन सेकंड में, ठीक है। रीजन सेकंड में जाएगा तो एक बार बताओ, इस पार्टिकल पे पहले फोर्स देख लो। अगर मान लो ये पार्टिकल ऐसे v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, इस पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लगेगी भाई, Reason 1 पे मैम डाउन में। move into the region 2, इसके बाद move into the region 2, velocity region 2 में डालो, ठीक है। देखो लाइन पढ़ो, उसने कहा है मूव इनटू द रीजन 2, मतलब वेलोसिटी इस तरीके से है इंस्टेंट पे। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, वेलोसिटी कहाँ हो गई नीचे, फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, इस तरीके से लग रहा होगा, राइट डायरेक्शन में ऐसे, तो इसका Yes, मतलब ma'am. इसी दूर पर ये फोर्स लगा, इसी दूर पे जाके थोड़े से इस पार्टिकल का बना लो, यहाँ पर कहीं इसका सेंटर आएगा, सर्कुलर मोशन में। देखो ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। सपोज अब ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पर इसकी रेडियस v2 है, तो इसकी रेडियस हो गई r2, सही है बेटा। अब देखो जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, फिर से इंटरफेस में ये कहाँ मूव करना चाहेगा, रीजन 1 में, ठीक है, रीजन 1 में मूव करेगा। अब तुम्हें यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, कौन बड़ा है, v2 इज ग्रेटर देन v1, ये दिया हुआ है। देखो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv अपॉन qb, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ r2 और ये अपनी v2, r1 क्या हो जाएगी, वेलोसिटी और मास चार्ज ये तो सेम है, इनटू v1। तो देखो कौन बड़ा है भाई, v2 बड़ा है, तो r2 की रेडियस क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है, r2 की रेडियस स्मॉल होगी। तो मतलब अब ये पार्टिकल जो r1 में होगा ना, ये तुम्हारा इसकी रेडियस क्या होगी, v1 छोटा है तो r1 की रेडियस बड़ी होगी, मतलब रीजन 1 में जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ऐसे सर्कल बनाएगा, और ऐसे फिर वेलोसिटी v से कहाँ आ जाएगा, फिर से रीजन 2 में आ जाएगा, समझ गए। ये वाली रेडियस हो गई तुम्हारी बड़े वाले सर्कल की r1, छोटे वाले सर्कल की r2, ठीक है। हमने रेडियस तो निकाल ली, mv अपॉन 2p। अब क्या कह रहा है, निकालना क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट तुमने निकाल लो, कितना डिस्प्लेस किया है पार्टिकल, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू दिस मूवमेंट। देखो पार्टिकल बेटा यहाँ से चला था, ठीक है, सपोज इस इंस्टेंट पे टाइम 0 पे पार्टिकल यहाँ से चला था, यहाँ तक इसने ये डिस्टेंस कितनी कवर करी है भाई, पूरा रेडियस इसका कितना हुआ, 2r2। 2 r। अभी वापस घूम के आया है, यहाँ से लेके
इस पार्टी, अब देखो ये पार्टिकल यहाँ तक ऐसे घूम रहा था ऊपर की तरफ, इस पर फोर्स कहाँ लगेगी? पहले रीजन में देखो एक बार, पहले रीजन में फोर्स कहाँ लग रही है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ऊपर। अच्छा, हमने पार्टिकल का डिस्को गलत लगाया है, किस डायरेक्शन में वो तो देख लेते। ऊपर में जब पार्टिकल आएगा इस वेलोसिटी के साथ, बेटा इसका फोर्स देखो कहाँ लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स का भी आ रहा है, शायद सही लिया था, वेलोसिटी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स ऐसे ही लगेगा इसे। यस मैम, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। हाँ, ऐसे ही लगेगा ना फोर्स। तो मतलब ये इसका भी कहीं सेंटर यही बनेगा इस पार्टिकल का, बट वो थोड़ा सा मोशन बड़ा करेगा, मतलब उसका रेडियस बड़ा होगा। तो अब तुम्हें नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, निकाल लो। कैसे? ये लो, ये एक बड़ा सर्कल है बनाया, इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी है? अपनी r1। यहाँ से पार्टिकल चला, ये ऐसे आया, यहाँ से लेके ये वाली दूरी कितनी है? अपनी r2, और ये कितनी है? r1। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से घूम के तो पार्टिकल फिर वापस आ गया यहाँ तक, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये होगी। नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, क्या माइनस करोगे? इसमें से क्या घटाएंगे? इसमें से क्या? इसमें से क्या घटाएंगे? तुम्हारा बनेगा पूरा 2 r1, और ये बना तुम्हारा 2r2। नीचे वाला जो रेडियस है वो बनेगा 2r। कितना है नेट डिस्प्लेसमेंट? r1 में से r2 घटाना पड़ेगा ना, r1 में से r2 घटा दो। नेट डिस्प्लेसमेंट r1 में से हम r2 घटा देते हैं, बाहर कॉमन ले लूं। r1 कितना है? mv अपॉन क्यू v1 माइनस mv अपॉन क्यू v2। बाहर क्या ले सकते हो? 2mv अपॉन क्यू बाहर आ जाएगा है। यहाँ क्या बचेगा भाई? 1/v1 माइनस 1/v2। देखो अब इन्होंने b1 भी बाहर लिया है सारे ऑप्शंस में। अगर मैं यहाँ से b1 को बाहर लेती हूँ, यहाँ 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा? ऊपर की तरफ b1, यहाँ पर v2। सही है, देखो b1 बाहर ले लिया ना, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। यस मैम। समझ में करना है, बस तुम्हें रेडियस निकालनी है और तुम्हें नेट डिस्प्लेसमेंट देखनी है। भाई ये पार्टिकल यहाँ से चला था ए पॉइंट से, वो ए से बी पे गया, ठीक है। सर्कुलर मोशन जब ऊपर से करा तो ए पे वापस आ गया, तो यानी ये तो इसकी खत्म ही हो गई पूरी दूरी। तो नेट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतनी तो आई, समझ गए? तो 2r1 में से 2r2 घटा दिया। एक बार इसका आंसर चेक कर लो मंत्री अमंत्री। फोर्थ है, कितना दे रखा? मैम ये PYQ है ना, तो इसमें आंसर क्यों नहीं दी थी? दिया हुआ है मैम 40 है। 40 दे रखा है ना? यस मैम। हाँ, मैम इनटू 2। मैम ये 2 पीछे लेके गया हुआ बस, और बाकी सेम है। क्या? मैम ये 2 पीछे मल्टीप्लाई किया हुआ और बाकी सेम है। हाँ बस ठीक है, वो तो से उससे तो कोई नहीं फर्क। चलो ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? यस ऐसे ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए जब पार्टिकल रीजन में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसका रेडियस बदलेगा। फिर उसके बाद तो तुम्हारा ये वैसा वाला क्वेश्चन बन गया, उसके बाद तो नेट डिस्प्लेसमेंट वाला मैकेनिक्स का। चलो, और किसने भेजा है? ये ऑक्सीजन वाले क्वेश्चन को भेज दिए यहाँ पे। मैम क्वेश्चन और भेजा हुआ है उसके। हाँ, मैं एक बार आकाश ने क्या भेज दिया ये। आकाश ये कौन सा क्वेश्चन है? ये भी PYQ है क्या? यस मैम। ठीक है, इसको एक बार देखते हैं। रविंद्र ने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है, तुम लोग तो एकदम बौछार कर देते हो। देखो रविंद्र वाला जो क्वेश्चन है, सब बच्चे एक क्लास से पढ़ो अपने ग्रुप में। एक चार्ज पार्टिकल है 2 माइक्रोकूलम
कूलम का एक्सीलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 100 वोल्ट का, ठीक है। चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम, हाँ मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आता है जिसमें मैग्नेटिक दे रखी है 4 टेस्ला, ठीक है बेटा, 4 एम्पियर। भाई अपना माइक म्यूट करो, इतनी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो मतलब तुम्हारा जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के राइट डायरेक्शन में आता है, सेमी सर्कल कंप्लीट करता है 3 सेंटीमीटर का, तो मास निकालना है। इसमें क्या दिक्कत आ गई? हाँ इसमें क्या दिक्कत आ गई? इसमें ऐसे दे रखा है कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल आ रहा है v वेलोसिटी से, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है, मास निकालना है, तो रेडियस निकाल लो, r इक्वल्स टू q v, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है mv, mv अपॉन q। इसमें देखो तुम्हें क्या क्या दे रखा है, आपके पास चार्ज दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ठीक है, दोनों चीज दे रखी है। हमारे पास mv नहीं है, हमारे पास मास, रेडियस भी दे रखा है। अच्छा रेडियस दे रखी है ना 3 सेंटीमीटर, तो बढ़िया ना, रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो वहां से हमारे पास mv की वैल्यू आ गई। mv किसके बराबर होता है भाई? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी किसके बराबर होती है? p के, p लीनियर मोमेंटम, और तुम्हें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, अपना p लीनियर मोमेंटम, और इसको मैं लिख सकती हूँ लीनियर मोमेंटम को 2m। मैम जी इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? इसमें हमें मास निकालना है, फाइंड मास। तो देखो क्या करना है, आपने यहाँ से mv कैसे निकालोगे, यहाँ देखो mv क्या लिख सकते हो आप, मोमेंटम, मोमेंटम क्या लिखते हो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो, मैंने सिखाया हुआ है ये क्वेश्चन कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो किस तरीके से चेंज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लो, ये हो गई तुम्हारी मास इंटू वेलोसिटी के बराबर, बोलो यहाँ से वेलोसिटी इज, यहाँ पे रख दो mv की वैल्यू उठा के, r इक्वल्स टू कितनी 2m ev अपॉन qt, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, फिर इस फॉर्मूले में वापस वेलोसिटी की वैल्यू रख दो, मास आ जाएगा। बोलो, ये तो क्वेश्चन इजी था, रविंदर समझ आया? हाँ जी। क्या करना है बोलो, देखो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और आपने वेलोसिटी निकालनी है, मास निकालना है, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकाल सकते हैं मास? या तो वेलोसिटी चाहिए होगी, वेलोसिटी के बिना तो नहीं निकलेगा, तो वेलोसिटी कहाँ से निकलेगी, हमारी पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का पूरा मतलब ही mv होता है, उसे हम 2m काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गई तुम्हारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 144 आंसर आ रहा है मैम। हाँ 144, यस मैम। वही पर आप चेक कर लेना। हाँ जी इतना ही आ रहा है। कल से समझ में आ रहा है क्या करना है? यस मैम। एक बार ये नेहा ने एक क्वेश्चन भेजा है, नेहा का क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर, नेहा कह रही है कि कंसीडर, मतलब नेहा का क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर ए लॉन्ग थिन कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिफॉर्म करंट, ठीक है, कंसीडर ए लॉन्ग थिन कंडक्टिंग वायर, क्या है ये करंट, लॉन्ग थिन कंडक्टिंग, मतलब एक लॉन्ग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज है, तो a दूरी पर रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज at a distance a from the wire with speed v naught along the direction of current in the wire, तो करंट की डायरेक्शन में ही ऐसे b स्पीड से जा रहा है, ठीक है बेटा। particle get attracted to the wire due to magnetic force,
चलो ये देखते हैं कि पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लग रहा है पहले तो। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी भाई, अंदर। वायर की वजह से राइट हैंड थंब लगाओ इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आई। देखो थंब की डायरेक्शन में तुम्हारा करंट है ना, देखो करंट की डायरेक्शन में थंब करोगे तुम्हारी क्या देंगी तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अंदर जा रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया। अब फिर तुम्हारा राइट हैंड पाम रूल लगाओ, फोर्स तो ये तो आउटवर्ड आ रहा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी अच्छा अंदर है ना। हाँ तो मैम फोर्स लेफ्ट साइड। राइट सही ऐसे ही लग रहा है ना फोर्स। तो मतलब अब ये क्या हो रहा है, सही है, मतलब अट्रैक्ट तो हो रहा है पार्टिकल, है ना। तो मतलब ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से ट्रैजेक्टरी बनाएगा, ऐसे चलेगा, है? तो अभी क्या कह रहा है, आगे बढ़ो। द पार्टिकल टर्न्स अराउंड, हाँ टर्न तो करेगा ही करेगा, अपना फोर्स लग रही है ना पार्टिकल पे, पार्टिकल तो सर्कुलर घूमेगा। देन इट इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द वायर। हाँ ये क्या करेंगे, पार्टिकल के पास मास है, डिस्टेंस पे रिलीज करते हैं स्पीड v नॉट से। द पार्टिकल गेट अट्रैक्टेड टू द वायर magnetic field, magnetic force. The particle turns around the distance x from, देखिए वापस कब चला जाएगा, right? देखो टर्न अराउंड का मतलब आई थिंक यही होता है। देखो जैसे पार्टिकल इसके बाद यहाँ वाले रीजन में आएगा, सेकंड रीजन में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है भाई, आउटवर्ड। देखो आउटवर्ड। हाँ मैग्नेट सॉरी हाँ आउटवर्ड डायरेक्शन में। देखो सोचना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब इस पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लगेगी, ये तो ऐसे आ रहा है, ऐसे भी वेलोसिटी से, कहाँ फोर्स लगेगी, मैम राइट बाहर राइट सर अपवर्ड। अपर लगेगी, वही ऐसे नीचे आएगा, वेलोसिटी ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी इस पार्टिकल पे। ये तो पार्टिकल फिर कहीं जाना शुरू हो जाती है। नेहा ये पीवाई क्यों है क्या? यस मैम। The particle get to the wire due to magnetic force. Particle turns around when it is at a distance x from the wire. टर्न अराउंड का मतलब होता है कि वो वापस कब जाएगा, जितना मैं समझ पा रही हूँ। तो अगर ये बाउंड्री को क्रॉस करता है और ये ऐसे वेलोसिटी से आएगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, फोर्स यहाँ लगेगा, तो पार्टिकल जो है ऐसे सर्कल में घूमेगा ना, फिर से ऐसे। तो यानी वो सेकंड रीजन में पूछ रहे हैं तुम्हारे पार्टिकल की आर की वैल्यू, यहाँ पे फोर्स लग रही है ऐसे ऊपर। क्या है, फ्लैश पार्टिकल की वेलोसिटी से फोर्स ऊपर लग रही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहाँ पर फोर्स है, तो मतलब यहाँ इसका सेंटर यहाँ कहीं बनेगा, तो पार्टिकल ऐसे घूमेगा और ऐसे पार्टिकल फिर यहाँ वापस चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये डिस्टेंस x पूछ रहा है कि किस डिस्टेंस पे पार्टिकल टर्न अराउंड हो जाएगा। क्या कर सकते हैं इसमें, किया था किसी ने ये क्वेश्चन? चार्ज पार्टिकल टर्न अराउंड, ये कौन?
एक बार इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, इसमें देखना पड़ेगा मतलब कैसे टाइम टेकिंग क्वेश्चन है जितना इजी दिख रहा है नहीं। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड इसको रहने दो नेहा, अभी इस वाले क्वेश्चन को रहने दो, आगे दूसरा क्वेश्चन देखो। ओके मैम। सौम्या का क्वेश्चन है, सौम्या का देख लेते हैं। सौम्या वाला क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, सौम्या ने भेजा हुआ है। इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूव्स इन ए सर्कल। ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भेजते हैं, सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है बात। कह रहा है इफ बोहर मैग्नेटाइजेशन क्वांटाइजेशन इज एप्लीकेबल देन द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन द फिजिकल एक्साइटेड स्टेट इज। देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए तुम्हें हम लोग जब एटम वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वो हम लोगों को पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, तब ये क्वेश्चन हो सकता है। सौम्या ये वाला जब एटॉमिक वाला पढ़ेंगे तो उसमें बहुत पॉस्टुलेट्स पढ़ते हैं, तो वहां पर हम रेडियस निकालते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट ऑर्बिट में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकालेंगे। तो अगर ये रेडियस बराबर मतलब बहुत रेडियस को किसके बराबर करना पड़ेगा, इस पार्टिकल की रेडियस mv/2 से, ठीक है, वहां से निकलेगा ये क्वेश्चन, समझ गए। तो अभी वो वाला पार्ट रहने दो। हाँ मैम हमने ना उसमें केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, मैम वही फॉर्मूला लग रहा है इसमें सेम, उससे सॉल्व हो जा रहा है। हाँ, बहुत रेडियस का फॉर्मूला तुमने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा है तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ। मैम mvr इज इक्वल टू nh/2 हाँ, कुछ यही होता है ना, यार nh/2 कुछ यही बहुत रेडियस का फॉर्मूला होता है, तो बस इसको तुम्हें एक पेज करना है, आ जाए। mvr मैम इज इक्वल टू nh/2 था। mvr तो लीनियर मोमेंटम हो गया ना, यस मैम। mvr इज लीनियर मोमेंटम और nh/2 हाई बहुत ही पॉस्टुलेट है, जहाँ से रेडियस निकल के आएगी तुम्हारी nh/2 mv। और एक बहुत क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n शुड बी इक्वल्स टू 1, तो r की वैल्यू हो गई h/5 mv। मैम n की वैल्यू 2 नहीं होगी क्योंकि 1 ऐड हो जाता होता है। ग्राउंड स्टेट 1 होता है ना, ग्राउंड स्टेट 1 होता है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड तो ऑर्बिट हो में। जाएगा। हाँ, देखो ग्राउंड स्टेट में हम जब ग्राउंड स्टेट होती है तो नंबर लेके चलते हैं 1, मतलब n की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए 1 होती है, ठीक है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे कि पहले एक्साइटेड स्टेट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा, तो n की वैल्यू 2 होगी, तो n की वैल्यू 2 लिख लो, 2 से 2 चला गया तो ये आया h/5, ठीक है। पूछ क्या है, मैम mv स्क्वायर बाय r को qv के इक्वल रखना पड़ेगा मैम, वहां से हम फिर mv की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर अब आएगा। हमारी नॉर्मल रेडियस किसके बराबर होती है, mv/qb के, ठीक है, mv/qb के बराबर होती है, तो r किसके mv/q को यहाँ पे e लिखा हुआ है इंटू b। अब क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा चेंज करो, आंसर 2 है, mv में नहीं है, e भी पूछा हुआ है, तो mv को क्या लिख सकते हो भाई, इलेक्ट्रॉनिक mv तो बटेगा, mv को क्या लिख सकते हो फिर rev, और ठीक है, देखो mv को rev लिखो, यहाँ से चेंज कर लो, h/5 m, mv को लिखो r e मैग्नेटिक फील्ड,
ये r वहां चला जाएगा तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा h अपॉन 2 पाई e। r लिखोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ h अपॉन 2 पाई e। बताओ कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है इसमें? ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया क्या करना था इसमें? तुम्हें बोहर मैग्नेट, तुम्हारा बोहर का पोस्टुलेट है ना, वहां से हम रेडियस निकालते हैं ऑर्बिट से। उसका फॉर्मूला होता है, ये बोहर पोस्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से तुमने रेडियस निकाली, ठीक है। तो r किसके बराबर आया? NH अपॉन 2 पाई mv। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू हो गई बेटा 2, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 रखी, 2 से 2 चली गई। अब देखो तो हमने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन में mv की टर्म्स है नहीं, तो mv की टर्म्स नहीं है तो फिर तुमने कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में जो रेडियस बनाता है mv अपॉन qb, उसकी वैल्यू निकाली। तो mv किसके बराबर आया? REB के। तो यहाँ पर तुमने REB लिख दिया, ठीक है। ये r यहाँ चला जाएगा तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका अंडर रूट रखो, ये वैल्यू आ जाएगी। मैम 2 तो आएगा नहीं ना क्योंकि 2 कट हो गया था। अच्छा हाँ, 2 काट देंगे, ये 2 कैंसिल कर दिया ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसके बाद क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर सौम्या ने जो ये वाला क्वेश्चन भेजा है दोबारा देख लो। असर्शन रीजन का अमनदीप तुम्हारे पे भी आऊंगी। एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन का आयन है, एंटर नॉर्मल फील्ड विद इक्वल मोमेंटम। क्या कह रहे हैं? एक तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन का आयन है O2 आयन, और दूसरा हाइड्रोजन का आयन है, ठीक है। एंटर करता है नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल मोमेंटम, मतलब दोनों के पास मोमेंटम बराबर है। इसका मास वेलोसिटी और इसके मास वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है ये बराबर दिया होगा, ठीक है। Then the path of O has a small curvature than the H positive। तो देखो कर्वेचर की बात कर रहा है तो कर्वेचर का डायरेक्ट रिलेशन अपने रेडियस से है, यानी वो रेडियस पूछना चाह रहा है। तो ऑक्सीजन का रेडियस का फॉर्मूला लगेगा m1v1 अपॉन qb, ठीक है, चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। हाइड्रोजन का लगेगा m2v2 अपॉन चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसने तुम्हें m1v1 तो पहले ही बराबर दे दिया। जब आप इसका रेशो लिखोगे RO अपॉन RH तो क्या लिखोगे? देखो m1v1 अपॉन चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑक्सीजन का चार्ज और ये हाइड्रोजन का चार्ज, अपॉन m2v2 अपॉन हाइड्रोजन का चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये बराबर है, करेक्ट। तो किसके बराबर हुई ये रेडियस? देखो रेडियस ऑफ ऑक्सीजन, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला ऊपर चला जाएगा, चार्ज ऑफ हाइड्रोजन इनटू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। क्या सेम मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं? सेम मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो गया ना, हो गया ना। मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो ये भी हट गया। तो अब सारी बात किस पे डिपेंड कर रही है? चार्ज पे। तो तुम्हें क्या निकालना होगा? हाइड्रोजन का चार्ज बताओ भाई कितना है? H पॉजिटिव। सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज होता है? एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है ना, और अगर H पॉजिटिव है तो ये क्या बता रहा है? 0 प्रोटॉन। हाइड्रोजन के पास तो एक ही पॉजिटिव, एक ही प्रोटॉन होता है, और H का मतलब है कि इसने वो प्रोटॉन भी दे दिया। मैम प्रोटॉन तो नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन यूज करता है ना, इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है, हाइड्रोजन पे एक प्रोटॉन होता है ना। यस मैम। मैम H प्लस वाली स्टेट में उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, बस एक प्रोटॉन ही बच जाएगा। प्रोटॉन तो रहेगा ही रहेगा। ये तो तुम केमिस्ट्री वाले बच्चे हो, तुम्हें पता होना चाहिए H पॉजिटिव कितना चार्ज रहता है। इसमें देखो जीरो चार्ज होगा ना, इस फॉर्म से प्लस का चार्ज इलेक्ट्रॉन, यानी एक ना एक सिंगल जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है उसे भी लूज कर देगा, तो इसके पास हाइड्रोजन के पास प्लस
ई चार्ज हो गया, ठीक है, प्लस ई। अब बात करते हैं किसकी, हमारी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के पास सिंपल कितने होते हैं भाई, ऑक्सीजन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, O8 16 होता है ना, O8 16। तो 8 प्रोटॉन होंगे, है 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, यही होगा यहाँ पे। यस मैम। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी इसके पास अभी 8 ई है। अभी क्या दिखा रहा है, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, इसने हम 2 और गेन कर लेते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब हम इसके दो पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। हाँ तो बताओ O2 नेगेटिव पे कितना चार्ज हो जाएगा, -2e। यस मैम। हाँ है ना, यही तो चार्ज होगा, -2e। तो बस अब हाइड्रोजन के पास 2e है, इसके पास e है, किसकी रेडियस ज्यादा होगी, देखो रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा एक मिनट, मैंने QH का चार्ज तो नहीं लिखा, ये E होगा। हाँ मैम जी ऑक्सीजन के s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल सभी के वो चार्ज लेने इलेक्ट्रॉन। इसमें p s ऑर्बिटल नहीं लेना है, इसमें टोटल लेना है। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, तो अब उसके पास कितना चार्ज आ रहा है, 2 नेगेटिव। तो मतलब उसके पास नेट चार्ज, यही तो आयन होगा ना फिर, 2 नेगेटिव चार्ज बचा है उसके पास, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव लिख लो। इसमें SPDF नहीं करना, इसमें टोटल देखना है तुम्हें फिजिक्स में कि 8 इलेक्ट्रॉन है। अब उसके पास देखो, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगी पहले, अब उसकी शेल फुल है ना 8 इलेक्ट्रॉन से, ऑक्सीजन की लास्ट में 8 ही आ सकते हैं। तो अब उसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसपे कितना चार्ज आना चाहिए था, +1 का। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वो दे देता, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो कितना चार्ज आएगा, -1। -1। अब वो इस शेल में तो नहीं आएगा, वो किसी और शेल में एंटर हुआ होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसने 1 और लिया होगा, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आया, -2। इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 लिया। बस अब यहाँ पे देख लो फिर अब कितना बन रहा है, आंसर चेक कर लेंगे। ई से ई कट गया, रेडियस ऑफ ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। तो किसकी रेडियस बड़ी आ गई, इसने कहा था पाथ ऑफ O हैज स्मॉलर कर्वेचर, तो O का कर्वेचर स्मॉलर है। सही है कि गलत है, सही बात है, ट्रू है, आ गया ना, सही है ना। यस मैम। फिर सेकंड क्या कह रहा है, ए प्रोटॉन विद सेम लीनियर मोमेंटम एज एन इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म ए पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ कर्वेचर और एंटरिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। अब कह रहा है कि देखो, अगर एक प्रोटॉन है जिसका लीनियर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के बराबर है, एक प्रोटॉन का लीनियर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के बराबर है, विल फॉर्म ए पाथ ऑफ स्मॉलर रेडियस कर्वेचर। सही है कि गलत है बताओ, रेडियस होता है mv/। अब दोनों का एक बात बताओ, दोनों का अगर अब यहाँ पर रेडियस में फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास अलग अलग होता है भाई, प्रोटॉन हैवी होता है, तो प्रोटॉन का जो सर्कल होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, राइट। प्रोटॉन का सर्कल ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि प्रोटॉन का मास हैवी है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर मोमेंटम सेम कर दिया, मोमेंटम सेम कर दिया मतलब mv की वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए बराबर है, सेम हो गई। अब देखो चार्ज तो सेम ही होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो यानी दोनों का जो पाथ बनेगा वो कैसा रहने वाला है, सेम रहेगा, दोनों का पाथ सेम रहेगा। और ये कह रहा है कि छोटा बनेगा, तो पहली सेकंड क्या हो जाएगा, फॉल्स। आर क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो आर फॉल्स है, तो देखो अगर किसी बच्चे को ए नहीं निकालना आ रहा है, इसलिए कहते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, पूरा क्वेश्चन इसलिए पढ़ना चाहिए। अब जब तुम इस सेकंड वाला कर लेते हो वो तुम्हारे लिए जल्दी इजी हो जाता है, 1 सेकंड में आ गया, कोई चार्ज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यानी आर फॉल्स है, तो कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही बैठ रहा है बताओ, हाँ ऑप्शन ए यही बचा, तो बस हो गया ए। इसलिए पूरे 2 ऑप्शंस देखा करो, ठीक है, कई बार इनसे भी आंसर निकल आते हैं। तो सही है ये आंसर इसका एक। यस मैम। ये तो तुमने फिजिक्स मैम ने केमिस्ट्री में सिखाया होगा ना,
कि नेट चार्ज अगर टू पॉजिटिव तो उस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, टू नेगेटिव तो उस पे कितने इलेक्ट्रॉन है ना। बेस एस्पेक्ट मतलब ये सिखाते हैं। यस मैम। अच्छा आप देखो, मनदीप ने क्वेश्चन भेजा है, मनदीप का क्वेश्चन देखो। सॉल्व करके भी क्या बन ये कह रहा है कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसका कॉइल M1 नेहा तुमने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भेजा था बेटा, पहले थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। अभी तुम्हारी क्लास का ये फर्स्ट डाउट सेशन है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, ठीक है। अभी इतने टफ लेवल पे जाओगे तो बहुत दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, पहले बेसिक से शुरू करो। हाँ, moving coil galvanometer, two moving coil M1 and M2 have the following particulars, ठीक है। रेजिस्टेंस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द टॉर्क कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग आर सेम फॉर बोथ द कॉइल, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। मैंने तुम्हें ये कॉन्सेप्ट कराया ही नहीं है वोल्टेज सेंसिटिविटी का, करा देती हूँ। देखो यहाँ पर हम ना गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर एक तो हम पढ़ के आए हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट कैसे करेंगे एमीटर में, वोल्ट मीटर में क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो सब। फिर मैग्नेटिज्म आता है, मैग्नेटिज्म का गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि हम लोग गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे घटा सकते हैं। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा? करंट सेंसिटिविटी से क्या समझ सकते हो? मैम हाँ। कि अमाउंट क्यों कितना फ्लो करेगा? देखो करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटे करंट के लिए डिफ्लेक्शन शो करे। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव कि मतलब छोटी सी चीज का भी हमें क्या पता चल जाता है, मतलब छोटी सी चीज भी इरिटेट करने लगे। जैसे किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो हम बोलते हैं ना कि कुछ भी छोटा सा भी चीज लगाओगे तो दाना हो जाएगा कुछ, ऐसी करंट सेंसिटिविटी किसमें? गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाना है किससे? किसके लिए? करंट से। तो मतलब अगर स्मॉल अमाउंट का भी करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या शो कर देगा? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन शो कर देगा। मतलब बहुत छोटे करंट के लिए भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छी बात है। गैल्वेनोमीटर का यूज ही करंट को फाइंड करने के लिए करते हैं कि करंट है या नहीं। अब बहुत छोटा करंट होगा तो बेटा कोई गैल्वेनोमीटर होगा, मान लो कोई 10 ऐसा बड़ा वाला गैल्वेनोमीटर है या एमीटर है जो एम्पियर्स में करंट मेजर कर रहा है, 10 एम्पियर्स। अब वहां पर मान लो मैं तुमसे कहती हूँ 0.05 का करंट है कहीं पे, क्या वो मेजर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। हाँ, क्योंकि वो तो बड़ा करंट मेजर करने के लिए बना है ना, तो इतना छोटा अमाउंट का करंट हो सकता है वो ना मेजर कर पाए क्योंकि वो इतना सेंसिटिव नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कैसे बनाया जाए वो पढ़ते हैं हम लोग कहाँ पर? मैग्नेटिज्म के चैप्टर में। तो करंट सेंसिटिविटी समझ में आ गई तुम्हें क्या है, ठीक है। अब करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? डिफ्लेक्शन कॉज्ड इन ए गैल्वेनोमीटर कॉइल, पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या? कुछ नहीं। थीटा किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। थीटा किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। थीटा का मतलब क्या है? थीटा क्या है यहाँ पे? व्हाट इज थीटा? डिफ्लेक्शन। समझ में आया? डिफ्लेक्शन क्या है कि गैल्वेनोमीटर में बेटा जितना करंट बढ़ाते जाओगे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करेगा। यस और नो?
यस मैम। भाई अगर 1 एम्पियर, अगर मान लो तुमने 1 माइक्रो एम्पियर का करंट डाला, मान लो ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, यहाँ पर इसकी निडल है, यहाँ पर डला हुआ है 1 एम्पियर, 2, 3, 4, 5, ऐसे वो 5 माइक्रो एम्पियर तक का करंट मेजर कर रहा है, ठीक है, तुम्हारा एम्पीयर। अगर मान लो तुमने अब करंट भेजा 1 एम्पियर, तो निडल यहाँ शो करेगी डिफ्लेक्शन। अब तुमने 2 माइक्रो एम्पियर की भेजा तो यहाँ डिफ्लेक्शन शो किया, तो डिफ्लेक्शन बढ़ रही है ना, तो जितना तुम करंट सर्किट में बढ़ाओगे उतना क्या होगा, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थीटा को इक्वल्स टू में करने के लिए मैं यहाँ पर एक टर्म यूज करूंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए, आई एस इंटू आई, ठीक है। आई एस क्या है, इसको एक कांस्टेंट में इससे भी निकाल लेते हैं, इसको एस लिख लो या सी लिख लो, सी लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो आई एस। आई क्या है, करंट सेंसिटिविटी, सी क्या है, एक कांस्टेंट, सी क्या है, एक कांस्टेंट लगाया ना, वो प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट लगाया सी। बोलो ठीक है, ये कांस्टेंट किसके बराबर आया, थीटा अपॉन आई के। बोलो सी किसके बराबर आया, थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, किस किस चीज पे तुम्हारी ये वैल्यू डिपेंड करेगी, कि बताओ कैसे बढ़ा सकते हो तुम सेंसिटिविटी, इस सेंसिटिविटी सी को कैसे बढ़ा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करके, एरिया इंक्रीज करके। हाँ, हम तो तीन कैसे चीजों से बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हो, तुमने अपने उसमें भी पढ़ा होगा थ्योरी वाले चैप्टर्स में, ठीक है, क्लास में मैम ने पढ़ाया होगा, स्कूल वगैरह में। तो इस सी यानी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट किस किस चीज पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और करंट पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय के। के क्या होता है तुम्हारा, टॉर्सनल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है, कहाँ से आया कैसे आया, ये फॉर्मूला याद रखना। कि हमारे पास ये कांस्टेंट जो आया ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते चले जाओगे क्या होता चला जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, इस तरीके से। के का क्या मतलब है, टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, या फिर इसको बोलो रीस्टोरिंग टॉर्क, ये भी बोल सकते हो, रीस्टोरिंग टॉर्क समझ में आ रहा है। देखो ये जो तुम लोग ये निडल यूज करते हो जो डिफ्लेक्शन शो करती है, ये किससे अटैच होती है, एक स्प्रिंग से, किससे, एक स्प्रिंग से अटैच होती है। अब जैसे मान लो ये डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो स्प्रिंग घूमेगी, स्प्रिंग घूमेगी तो स्प्रिंग में कौन सा फोर्स आता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स आता है ना स्प्रिंग में। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन, यहाँ पर लेकिन तुम्हारे स्प्रिंग की मूवमेंट एंगुलर है, तो यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट, कौन सा वो लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स की जगह लगेगा रीस्टोरिंग टॉर्क। तो ये के की वैल्यू यहाँ पर क्या बता रही है, रीस्टोरिंग टॉर्क। बस इतना फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब अपना क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, ये सी का मतलब क्या है, समझ गए ना, सी क्या है, ये करंट सेंसिटिविटी है, ठीक है, आई यहाँ पर करंट और सी इज द करंट सेंसिटिविटी। अब तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास रेजिस्टेंस इतना है, नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, एरिया इतना है, मैग्नेटिक फील्ड इतना है, दूसरे का ये है। अब इसने कह दिया टॉर्सनल कांस्टेंट यानी के की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो पूछ लिया। अब करंट सेंसिटिविटी तो ये होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, हाँ इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी का, करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। चलो ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अमनदीप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले तो करंट सेंसिटिविटी निकालोगी, सी की वैल्यू,
मैं देखो यहाँ पे रख कर देती हूँ। करंट सेंसिटिविटी निकालो, फॉर्मूला तुम्हारी स्क्रीन पे है, करा देती हूँ। देखो करंट सेंसिटिविटी इक्वल्स टू, पहले के लिए निकाल रहे हैं 1 C1, N1 कितना दे रखा है 15, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है 0.25, मल्टीप्लाई बाय दूसरी चीज क्या है करंट, करंट दे रखा है क्या हमें, नो मैम। करंट कैसे निकाल सकते हैं, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। एन बी, अच्छा ये मैंने आई लिख दिया यहाँ पे, ये एन बी ए होता है, आई कितने लिया, ये एरिया होना चाहिए एन बी ए इस फॉर्मूले में। एरिया कितना दे रखा है 3.6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -3 अपॉन ए की वैल्यू एज इट इज के हो जाएगी। C2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं व्हीकल में 21 मल्टीप्लाई मैग्नेटिक 0.50, एरिया दे रखा है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3, टॉर्जनल कांस्टेंट सेम यानी के की वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो आप वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालो 1 के लिए, क्या लिखोगे C1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना दे रखा है 5, V2 कितनी हो जाएगी C2 अपॉन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 7, बस ये फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। ठीक है, बोलो अभी समझ में आया। यस मैम। भाई सी यहाँ पर कांस्टेंट है जिसे हम करंट सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करेगी ये वैल्यू, ये कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल अपॉन के, ये तुम्हारा रिस्टोरिंग टॉर्क या कांस्टेंट बोल सकते हो। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है करंट सेंसिटिविटी अपॉन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। बस सॉल्व करो और ऑप्शंस निकाल लो कौन सा सही आ रहा है, चेक कर लो। और कोई क्वेश्चन, मैम आज जो टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है एक बार वो रिवाइज करवा दो मैम, क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट वाले। वो तो मैं करा ही दूंगी, पहले आप लोगों का वो बताओ डाउट क्लियर है। यस मैम। हम ये स्केयर वाला बताना ना जिसमें स्केयर बना हुआ है। कौन सा स्केयर वाला जो तुमने भेजा है आकाश? ठीक है, देखो आकाश, एक आकाश ने क्वेश्चन भेजा है और ये तुम्हारे नोट्स में भी था शायद, मैंने जब तुम्हें कराया मैंने तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिया था ये बात। यस मैम। मैम इसमें ऊपर वाले और नीचे वाले पोर्शन में अलग अलग निकाल के फिर ऐड हो जाएगी फिर। कह रहा है कि एक करंट वायर कैरिंग लूप है ABCD जिसमें लेंथ A दे रखी है और इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द ABC इज R एंड ADC का पार्ट का रेजिस्टेंस 2R है, मतलब ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R है पूरे ABC का R है, तो यानी इन दोनों का R/2 होगा भाई, इस अकेले अकेले का तो ठीक है, सेम करेंगे पूरे का कितना आधा होगा। ADC में 2R है, मतलब इसका रेजिस्टेंस R है यहाँ पर, इसका रेजिस्टेंस R होगा। Then the magnitude of the resultant magnetic field at the center of the sphere loop. I1 I2 में नहीं दे रखा क्या इन्होंने, टोटल करंट I बता रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें I1 और I2 निकालना पड़ेगा पहले। तो I1 और I2 कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से टोटल करंट I आ रहा है, पर कितना करंट रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास टोटल R, यानी ये तुम्हारा AC में, नीचे कितना रेजिस्टेंस जा रहा है 2R, ठीक है, कितने में AD वाले, ओके। यानी अब तुम्हें AC करंट चाहिए, ऊपर वाले में I1 करंट है, नीचे वाले में I2, तो I1 कितना होगा पहले तो ये बताओ मुझे, किस रेशो में डिवाइड होगा I1, पैरेलल में
ऊपर वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, देखो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो करंट I1 निकालना है तो नीचे रेजिस्टेंस लेना है अपोजिट वाला, दैट मींस 2R अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2R प्लस R मल्टीप्लाई टोटल करंट I। I1 कितना आ गया 2R/3R मल्टीप्लाई I, तो कितना आया 2/3। ठीक है, I2 कितना हो जाएगा, I2 यानी तुम AD ब्रांच का करंट निकाल रहे हो तो हम रेजिस्टेंस ऊपर वाला लिखेंगे R अपॉन 3R टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई I। तो यहाँ कितना करंट है I/3, तो दोनों ब्रांच का करंट निकाल लिया ना अब तुमने कि ये I कितने, इसमें I/3 करंट जा रहा है, सॉरी ऊपर I1 है यानी इसमें जा रहा है 2I/3 और इसमें जा रहा है I/3। बस हो तो गया काम, सेंटर पे निकाल लोगे अब मैग्नेटिक फील्ड करंट है तो यस मैम। देखो इसे निकालना पड़ेगा। ये सेंटर है यहीं पे, ये जा रहा करंट 2I/3, ये जा रहा करंट 2I/3। इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से कितना बनेगा भाई तुम्हारे साथ यहाँ पे करंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या पता है, फील्ड, फील्ड का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे वायर की वजह से, मैम फाइनाइट वायर वाला। फाइनाइट वायर लगेगा क्योंकि लॉन्ग को दे नहीं लगता, यानी म्यू नॉट I नामकरण A B C, म्यू नॉट I अपॉन 4πR साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो देखो अब हमें चाहिए अब θ1 और θ2, ए बी वाले एंगल्स यहाँ कितने बनाएंगे भाई मैम 45। ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये देख कौन सी शेप दे रखी है, मैम इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना ये। सबकी लेंथ ए है, देखो ये सबकी लेंथ ए दे रखी है ना, यस मैम। स्क्वायर ही तो है, तो स्क्वायर के तो हर स्क्वायर का तो ये पूरा ये एडजेसेंट जो साइड होती है 90 डिग्री पे होती है, तो यानी इनका बीच से मिलाओगे तो ये 45 बनेगा। ये रेक्टेंगल नहीं है, ये तुम्हारी स्क्वायर शेप दे रखी है, सबका साइड ए है। ठीक है, तो यानी कि ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे तो है, ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, करेक्ट। तो अब अगर बीच में से यहाँ पे कट करोगे, ये यहाँ पर यहाँ बीच में से कट करोगे तो ये अभी भी एंगल कितने का बना, ये 45 ये 45 90, तो ये वाला एंगल कितने का बने, ये यहाँ लाइन ये भी 45 ये भी 45 ड्यू टू वायर AB की वजह से कितना आया म्यू नॉट, करंट की वैल्यू I/2I/3 म्यू नॉट, ये 4π R की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना पड़ेगा मैम A/2 साइड A है। हाँ कितनी हो जाएगी ये मैम A/2 A/2, यस मैम। आप लिखो A/2 साइन 45 डिग्री यानी 1/2, तो वो 2/√2 ऊपर बचेगा √2 है ना, तो ये हाँ तो ये तुम्हारा 2 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा तुम्हारा √2 म्यू नॉट I अपॉन 3πA। ये तुम्हारा AB की वजह से आया है, ऐसे AC की वजह से आ जाएगा, यस मैम। निकालना क्या जा रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स, तो डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ से भी अंदर और इस वाले में भी कैसी आ रही है, देखो यहाँ से अंदर आ रही है और ऐसे करते थे तो भी दोनों में अंदर आ रही है, तो मतलब दोनों ऐड हो जाएंगी, ये से मल्टीप्लाई कर दो AB और AC के लिए, देख लो दोनों की वजह से मैग्नेटिक सेंटर पे इन्वर्ट आ रही है, चेक करो। यस मैम। उसके लिए भी अंदर आ रही है, तो दोनों के लिए सेम ही तो होगा फील्ड, बट उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, सारी चीजें सेम है, तो ये तुम्हारा AB और AC की वजह से आ गया। ऐसे तुम AD की और DC की वजह से निकाल लोगे, यस मैम। अब ये देखो कि AD और DC की वजह से आउटवर्ड आ रही है ना, तो इनका फिर तुम्हें माइनस करना पड़ेगा AD और AC का, तो मैं यहाँ पर AD और AC का निकाल लेती हूँ, देखो कितना बनेगा म्यू नॉट I अपॉन, इसका I कितना है I/3 मल्टीप्लाई 2π
इसका डिस्टेंस a/2 ही हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 3 2 पाई, a की वैल्यू a/2 हो गई। फिर से यहाँ पर कितना बचेगा, √2, और मैं दोनों के लिए यहाँ पर फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 चला गया, तो ये कितना आया, ये आया म्यू नॉट I 2√2 अपॉन 3 पाई a। ये सेम कैसे आ गया भाई, ऊपर निकलेगा। अच्छा यहाँ 2, यहाँ पे भी तो 2 बचेगा, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर क्या है इसका, ACAB थर्ड ऑप्शन। थर्ड। हम ऑप्शन सी। I अपॉन 3 पाई। तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे क्या, एक ऑप्शन मैच तो हो रहा है, हाँ बोलो। मैम आपने यहाँ पे ए और AC वाले में नीचे 4 में लिखा है, 4 पाई आएगा ना वहाँ। हाँ हाँ 4 पाई आता है यहाँ पे, 4 करेक्ट। फोर पाई, तो ये यहाँ पर 2 बचेगा ना, 2 बचेगा ये, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आया बेटा मेरे पास, म्यू नॉट I ओनली √2 अपॉन 3 पाई a। सही है, अब माइनस कर दो, ठीक है, Yes, अब माइनस हो जाएगा। हाँ तो अब ये क्योंकि एक ऊपर वाले की वजह से आ रहा है इनवर्ड और नीचे वाले की वजह से आउटवर्ड, तो एक माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, माइनस करके नेट बी नेट देखो कितना आ गया, 2√2 म्यू नॉट I और खाली वो तो एक बच जाएगा, एक बचेगा, तो यानी म्यू नॉट I √2 अपॉन 3 पाई, यही आ जाएगा। एक 2√2 है भाई, ऊपर वाला 2√2 है, नीचे वाला सिर्फ √2 है, तो एक रूट माइनस कर दो तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। देखो छोटी छोटी सी मिस्टेक से आंसर आंसर कितना चेंज हो गया है ना, हमारा 0 आ गया। तो बेटा यही बात है कि थोड़ा पेपर में जब सॉल्व करो साफ साफ लिखना, कहीं ऊपर जो 2 है वो नीचे 4 ना बन जाए, ऊपर वाला 2 नीचे 6 ना बन जाए। मेरे से ये गलती बहुत होती है, तो तुम मत करना ये गलती, ठीक है पेपर में। yes मैम। इसमें क्या गड़बड़ थी तो मैंने करवाया ही था तुम्हें, हाँ ठीक है सही था यार, पलक ने भी, अच्छा पलक करके भेज, बढ़िया। और डाउट, तुमने वैसे सारा ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिया है। सौम्या तुमने पहले कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, देखो जरा कहाँ है वो क्वेश्चंस। और डाउट दो, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए तुम्हारे। अच्छा एक ये वाला क्वेश्चन और देख लो, म्यूचुअल, अच्छा अभी तुम्हारा EMI नहीं हुआ ना, ठीक है छोड़ो। एनी और डाउट्स और मैम कुछ, करवा दो थोड़े से इम्पोर्टेंट वाले टेस्ट के ठीक है। लिए। चलो मैं ही करा दूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं जो तुमने पूछे हैं, सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। तुम ये मत सोचना मैं तुम्हें पेपर वाला ही कुछ करा दूंगी, नो मैम। वो तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी। मैं तो बस PYQs ऐसे हम कर ही नहीं सकते टीचर्स, तुम्हें JEE के लिए प्रिपेयर कराना है, यहाँ के टेस्ट के लिए थोड़ी, ठीक है। तो इसका जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो सारे जने, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन ट्राई कर, थर्ड के बाद फिफ्थ ट्राई करना कॉन्सेप्ट के लिए, थर्ड फिफ्थ ये और फिर ये, ओके। अच्छा एक क्वेश्चन और आ रहा है,
ठीक है, सौम्या ने जो भेजा है वो भी एक बार देख लो। पहले थर्ड क्वेश्चन करो, फिफ्थ करो, फिर कराऊंगी तुम्हारे डाउट अब। Merge out. 7th क्वेश्चन जो तुमने भेजा है सौम्या, ये तो हो जाएगा, ये क्लास में कराया तो है क्वेश्चन। मैंने तुम्हें डिफ्लेक्शन कराया था, यहाँ पर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दो, करेंगे अभी से। थर्ड करके ग्रुप पे भेजो, जिसका हो जाए फोटो क्लिक करो, भेजो। सो गए क्या क्लास में? थर्ड क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैग्नेटिक मूवमेंट वाला। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन तो और है जो तुम्हें कराने हैं। अच्छे मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बार मैग्नेट के लिए? कल परसों ही सिखाया है और ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। भाई अगर ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका पोल स्ट्रेंथ m, इसका -m, तो ये फॉर्मूला होता है मास सॉरी नॉट मास, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। इनकी दूरी कितनी है? मान लो ये तुम्हारी l है, लेंथ l, मतलब तुम्हारी जो ये मैग्नेट है इसकी l जो दे रखी है। अब तुमने इस मैग्नेट को किस में बना दिया भाई? एक सेमी सर्कल में बना दिया, ठीक है। इस सेमी सर्कल की मैं रेडियस मान लेती हूँ r है, तो इसका मैग्नेट, इसका क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट? m डैश किसके बराबर होगा? पोल स्ट्रेंथ तो m ही रहेगी, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? r 2r 2r हो गई। अब देखो हम ये नहीं मालूम कि r रेडियस है कितनी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म तो इसी मैग्नेट से करी गई है जिसकी लेंथ l है, तो ये लेंथ बराबर 2r की तो होगी, सॉरी किसके बराबर होगी? इस सेमी सर्कल के रेडियस, उसके सरकमफ्रेंस के, पाई आर के। आर किसके बराबर आया? एल अपॉन पाई। तो इसको यहाँ उठा के पटको, तो एम डैश आया m इंटू 2 एल अपॉन पाई। एम एल किसके बराबर है? कैपिटल M के, तो 2m अपॉन पाई, ठीक है। अब तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट कितना दे रखा है भाई? 44, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 44, पाई की वैल्यू 22 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 2 से कट गया, 7 टू द 14, 14 टू द 28, तो 28 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना है कि भाई पोल स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं होगी। अब इसकी ये लेंथ कितना हो जाएगा सेमी सर्कल में? ये लेंथ इफेक्टिव 2r हो गई। अब ये r कैसे निकालें? ये r निकालोगे इस लेंथ से, और अगर ये पूरा सर्कल होता तो लेंथ 2 पाई r के बराबर रखते, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे ना, कि अगर हमारे पास ये
यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग वायर है, मतलब जिसमें से सब में से करंट निकल रहा है। अगर मैं तुमसे कह दूं कि बताओ मुझे इस पॉइंट पे बताओ कि कितना, अगर इसकी रेडियस a/2 है तो यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। एम्पियर्स लॉ का वो है ये, इसमें हो जाएगा ये तो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। यस मैम। कि अंदर अगर, हाँ, कि अंदर अगर पूरे करंट है तो इतने पोर्शन के लिए क्या निकालना पड़ता है, आई डैश, और आई डैश निकालने का तरीका बता रखा है, कर लोगे? ये अच्छा रिवीजन कर लेंगे, 7th करो फिर। कॉन्सेप्ट बताना कौन सा लगाओगे। हम्म, चलो मैं ही कराऊंगी, वरना तुम तो 1 घंटा लगा दोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं और ये इतना उनका एरिया है और ये करंट है, ठीक है। इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कह रहा है m है, डायरेक्टेड अलोंग b। अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड। अब देखो मैंने तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला कराया था, अरे रुको, मैंने तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट के कितने फॉर्मूले कराए हैं बताओ। मैग्नेटिक मूवमेंट एक तो कराया था भाई बार मैग्नेट, लगेगा। हाँ, एक तो बार मैग्नेट का था जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। एक मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला किसके लिए था, करंट कैरिंग कॉइल करंट के लिए। कैरिंग कॉइल। यस हाँ, मैम। करंट कैरिंग कॉइल, उसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें कराया था, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, NIA, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड में हम 2 चीजें रखते हैं। मान लो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ एक तो बेटा बार मैग्नेट रखते हो। बार मैग्नेट के लिए तुम्हारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, mb sin थीटा। m क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। b क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, MLB sin थीटा, ठीक है। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जो यहाँ पर कितना होगा, माइनस MB cos थीटा, माइनस MB cos थीटा। ये फॉर्मूला सिमिलर टू तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला ही है, सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। माइनस MB cos थीटा हुआ। अगर मान लो मैं यहाँ पर कॉइल की बात करती हूँ कि मैंने करंट कैरिंग कॉइल रखी है, तो टॉर्क तो सेम ही रहेगा MB sin थीटा, बट कॉइल की जगह ये M कितना होगा अब, NIA B sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला M की जगह ये लगेगा, समझ गए मेरी बात। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी अगर यही रहेगा भाई, अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखते हो, बार मैग्नेट की जगह कॉइल रखी, तो ये टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी यही फॉर्मूला रहेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज हो जाएगा, समझ गए। इसका भी माइनस MB cos थीटा रहेगा। अब तुम्हारे क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि एक कॉइल को रखा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी 1 टेस्ला की है। क्या कह रहे हैं देखो, उसको हम 90 डिग्री से घुमाते हैं, पहले उसका डाइपोल मोमेंट किसकी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। अब ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक मूवमेंट और ये थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल। तो जब वो दोनों डायरेक्शन में ही है तो इनिशियली कितना एंगल है, 0 डिग्री। बाद में वो उन्होंने कितना कर दिया, थीटा 90 डिग्री। तो वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल, राइट। तो तुम्हारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, माइनस MB cos थीटा। तो यहाँ पर लिखोगे तुम माइनस MB cos, फाइनली कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस
MB cos, पहले 0 था तो cos 0, तो कितना आया यहाँ से देखो, cos 0 एक तो 0 ही हो गया। cos 90 हट जाएगा, तो ये हो गया प्लस MB। तो कितना फॉर्मूला आया, प्लस MB। अब MB की वैल्यू रख लो, M IA, B नंबर ऑफ टर्न्स 200, करंट दे रखा है 100 माइक्रो एम्पियर, बताओ हो जाएगा। एरिया दे रखा है 0.5 इंटू 10⁵ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 1। ये लो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो याद रखना, चाहे बार मैग्नेट हो चाहे कॉइल हो, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो यही फॉर्मूला रहेगा, बस कैपिटल M चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कर दो, लास्ट 15th। करो बैठ के। नेहा तुम अपना क्वेश्चन डिलीट कर दो, जो तुमने शेयर किया है वो हटा दो बस, वरना बच्चे उसे करने लगेंगे तो वो फाल लगा देंगे इस क्वेश्चन में। अब तुम अच्छे से पेपर दे देना, तुम्हें चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तुम काफी ऑलरेडी कुछ कर चुके हो। अच्छा अप्रोच क्या लगाओगे, अप्रोच क्या लगाओगे? मैम पहले दोनों वायर्स पे सेपरेट सेपरेट निकालेंगे मैम, फिर उन्होंने रेशो किया दिया है उससे कंपेयर करके हो जाएगा। दोनों वायर्स पे क्या निकालोगे, पॉइंट्स पे निकालना है। यस मैम, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ देखो ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से बनेगी, एक तो ये पहली वायर और एक ये दूसरी वायर, है ना। यस मैम। दोनों की वजह से बनेगी ना मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम एट ए, किस वायर की वजह से, मैग्नेटिक वायर 1 की वजह से। क्या फॉर्मूला होता है लॉन्ग वायर का, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। करंट कितना है इस वायर में, आई, 2 पाई आर कितना हो जाएगा देखो, आर, ये तो आर ही रहेगा, ठीक है। अब ए पॉइंट पर और किसकी वजह से फील्ड होगा, वायर 2, हाँ
करंट कितना है उस वाले वायर में 2I 2 पाई, दूरी कितनी है 3R। 3R। तो ये कितना आया तुम्हारा 2 म्यू नॉट I अपॉन 6 पाई R। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेकंड। अब देखो कि यहाँ पर इन दोनों को प्लस करना है कि माइनस करना है। दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, इनवर्ड और आउटवर्ड। दोनों की वजह से ए पॉइंट पर डायरेक्शन देखो, हम आउटवर्ड। अरे होगी आउटवर्ड नहीं आउटवर्ड ही आ रही है। ठीक है, दोनों की वजह से आउटवर्ड आ रही है, यानी दोनों ऐड हो जाएंगी। ए पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों को ऐड कर दोगे आ जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड। भाई इन्हें नेट कर ऐड कर देना B1 + B2। ठीक है, तो ये बी नेट आ गई। ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे एट सी पे निकाल लोगे, सी पे निकाल लेना। सी पर भी दोनों की वजह से देखो डायरेक्शन क्या आएगी इनवर्ड्स, तो फिर यहाँ पर भी उन दोनों को ऐड कर देना। कर लोगे? यस मैम। बढ़िया, इजी। मैम फिर इनको माइनस करके फिर आएगा ना रेशियो। ना बस रेशो तो डायरेक्ट लेना है ना, एक ही मैग्नेटिक फील्ड ऐड करके आ गई और सी की भी इन दोनों को ऐड करके आएगी क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो दोनों को फिर डिवाइड करना, फिर माइनस थोड़ी करेंगे। ओके। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, रेशो पूछा है, तो ए पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली इन दोनों वायर की वजह से, तो हम ऐड करेंगे। फिर सी पे निकालना है इन दोनों वायर की वजह से, तो डायरेक्शन सेम आई तो फिर ऐड करोगे। ठीक है, फिर उनका रेशो कर लोगे। 5 आंसर आ गया मैम। क्या रिवाइज कर रहा तू? 5 आंसर आ गया मैम, 5। तो आप देख लेना, आ जाओ। अब तो तुम काफी कुछ पढ़ चुके हो। ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे ना अलग अलग उसकी वजह से, शेप्स की वजह से, सर्कल, सेमी सर्कल। पहले ऊपर वाला का निकालना है फिर नीचे हाँ, वाले का। पहले किसी का भी निकाल लो, बाद में प्लस ऐड। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया 34th। ना ये 30। हाँ 34th करो, चलो अलग है कुछ, अच्छा क्वेश्चन है। 34th करो। तो क्या कह रहा है देखो, एक वायर है जिस वायर में मास है, ठीक है 40 ग्राम, और उसकी लेंथ दी हुई है, उसको तुमने एक धागे से मतलब सस्पेंड किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। तो कह रहा है करंट कितना रिक्वायर्ड होगा टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग लीड्स। पहले तो इस वायर पे फोर्स देखो कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक तो नीचे लग रहा होगा अपना मास, क्योंकि mg है फोर्स। अब देखो और क्या लग रहा होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू द वायर टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग लीड्स। मैग्नेटिक। हाँ एक लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ILV। ठीक है, और यहाँ पर लग रही होगी एक इन दोनों में टेंशन। ठीक है, टेंशन की फोर्स लग रही होगी। तो अब ये कह रहा है कि हमें करंट की वैल्यू इस तरीके से रखनी है कि टेंशन ना लगे। तो टेंशन ना लगे इसका मतलब क्या है, सारा mg को कौन बैलेंस कर ले रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगना चाहिए, वो मैग्नेटिक फोर्स पर लगना चाहिए, तभी तो बैलेंस कर पाएगा। हमें टेंशन, तब हम टेंशन को जीरो कर सकते हैं। तब टेंशन को अगर जीरो भी कर दोगे तो भी तुम्हारी
ये ए बी जो वायर है ये इसी प्लेस पे रहेगी क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स को mg बैलेंस कर रहा है। इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। और अगर टेंशन भी होती तो क्या होता, देखो मैग्नेटिक फोर्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, तब वो किसके बराबर होती, mg के। तब तुम्हारी ये वैल्यू बनती है ऐसे, बोलो भाई, सारे फोर्स लिख लिए ना तुमने, टेंशन, mg और मैग्नेटिक फोर्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसने टेंशन 0 कर दी, तो T 0 करोगे तो Fm mg के बराबर आ गया। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो तुम्हें लेंथ दे रखा है, मास दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ग्रेविटी की वैल्यू है, करंट आ जाएगा। यस मैम। यहाँ पर लगती है मैकेनिक्स ऐसे क्वेश्चंस में, तो फोर्स बैलेंस करने तुम्हें अच्छे से आते हैं, NLM पढ़ा हुआ है, कर लोगे। ऐसे क्वेश्चंस भी हो गया, 2 एम्पेयर है मैम। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे पेपर में, ठीक है। तो यहाँ तो ये वाली इस तरीके से दे रखा है, हो सकता है दूसरे में किसी और तरीके से दे दें, तो वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बैलेंस, फोर्स बैलेंस करके निकलेंगे ऐसे। mg हो सकता है ILB के बराबर ही आ रहा हो कहीं ना कहीं, आ जाओ। यस मैम। चीटिंग मत करना पेपर में, काफी हद तक तुमने बहुत कुछ चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। चलो फिर देन अपना थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, 11:30 से अपना टेस्ट दे देना, ओके मैम। ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तुमने अब। कितने बच्चे आए थे, तुम 14 बच्चे आए हो बस? यस मैम। मैम 16 बच्चे 20 थे, 20 से 14 ही रह गए तुम। यस मैम। बाकी मतलब तुम्हारे अलावा जो भी और जो बच्चे हैं ना, वो है ही नहीं पढ़ने लायक, उन्हें पढ़ना ही नहीं है ना। मैम मैंने जो आपको भेजा था वो आपने पढ़ा? हाँ, अब पढ़ा है ना मैंने, उस दिन नहीं पढ़ा था मैंने, आज पढ़ा, अच्छा लगा। मैं स्टेटस भी लगाऊंगी इसका। मैं अच्छा लिख के फिर दोबारा से भेज नहीं नहीं, इतना टाइम वेस्ट मत करो, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, वो अच्छा ही है, हमारे लिए बहुत अच्छा है वो, ठीक है। थैंक यू, ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।